शीतल, अरे ओ शीतल, अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ यहाँ। जी बुआ, क्या हुआ? ये क्या है, अभी तक तूने बर्तन क्यों नहीं मांजे? अरे घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है और ये महारानी है कि बिना बोले कोई काम ही नहीं करती है। नहीं बुआ, मैं तो घर की साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करने के बाद मैं ये बर्तन भी मांजने ही वाली थी। अरे घर साफ करने में किसी को इतना समय लगता है क्या? पर माँ, ये घर कहाँ साफ कर रही थी? ये तो बाहर गप्पे लड़ा रही थी कुछ लड़कियों के साथ। तभी मैं सोचूं कि इतनी देर क्यों लग रही है। नहीं बुआ, मैं तो घर ही साफ कर रही थी। बाहर कुछ लड़कियां रास्ता पूछ रही थी तो मैं बस उन्हें रास्ता बता रही थी। सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तुझ पर और विश्वास? किसी राह चलते आदमी पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, पर तुझ पर नहीं। अब वो सब छोड़ और ये बर्तन जल्दी से मांज। घर में और भी बहुत से काम पड़े हुए हैं, समझी? अरे क्या हुआ रेखा, क्यों सुबह सुबह इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? इस लड़की को देखिए, ये एक काम ढंग से नहीं करती है। ऊपर से कोई भी काम बोलो तो उस काम को करने में दिन रात लगा देती है। घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और ये अभी तक एक काम ही नहीं कर पाई है। ऐसे में तो सारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन इसका काम कभी खत्म ही नहीं होगा। अरे ये तो है ही कमजोर, अब कर क्या सकते हैं? तुम इसे छोड़ो और मैं जो खुशखबरी लाया हूँ उसे ध्यान से सुनो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बाबा? अरे ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तू सुनेगी तो तेरा भी मन खुश हो जाएगा। हाँ। ऐसी क्या खुशखबरी है बाबा, जल्दी से बताओ, अब मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। खुशखबरी ये है कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है। हाँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता जी? अरे बहुत ही अमीर रिश्ता आया है। इस राज्य के सबसे अमीर सेठ के बेटे का रिश्ता आया है, जिनके घर अगर तुम देखोगी तो देखते रह जाओगी। बड़ा ही सुंदर घर है उनका और कल उन्होंने हम दोनों को अपने यहाँ बुलाया है। तुम भी चलकर देख लेना। ऐसा रिश्ता मुश्किल से सौभाग्य वाले को मिलता है। हाँ, और देखो हमें ये मौका मिला है। हाँ। अरे वाह, क्या आप सच कह रहे हैं? आज तो आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं कल जरूर जाकर देखूंगी। कंगना, अब तू भी खुश हो जा, क्योंकि बहुत जल्द तेरा रिश्ता एक बड़े घर में होने वाला है। अब तू महारानियों जैसी जीवन बिताएगी, आराम और खुशियों से भरी जिंदगी। हाँ माँ, वो तो है। उसके ठीक अगले ही दिन कंगना घर में अकेली रहती है और सभी लोग लड़का देखने लड़के के घर चले जाते हैं। अरे आइए आइए, आप लोगों का ही इंतजार था। आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, हमें तो यहाँ आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई भाई साहब। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आइए रिश्ते की बात कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने लग जाते हैं और रिश्ता पक्का भी कर लेते हैं। रिश्ता पक्का करने के बाद वो सभी बाहर आते हैं। माँ, इनका घर तो सच में कितना बड़ा है और कितना अच्छा भी है। क्या मेरी शादी सच में इनसे होने वाली है? अरे और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगता है तेरी शादी किसी भी ऐरे गहरे से कर दूंगी? ए जी, हमें ये रिश्ता काफी पसंद आया। इनका घर कितना आलीशान है, ये लोग इतने अमीर हैं। इससे अच्छा रिश्ता तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, सही कह रही हो रेखा, इसलिए तो मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत पहले ही हाँ कर दिया था। ये तो बस हम घर देखने आए हैं, रिश्ता तो असल में पहले से ही पक्का हो चुका है। हाँ। वो सभी बातें कर ही रही होते हैं कि कंगना की नजर नदी के उस पार एक झोपड़ी पे पड़ती है, जहाँ पर एक गरीब लड़का बैठकर पत्थर तोड़ रहा होता है। माँ, सामने देखो, कहाँ इतना बड़ा घर और कहाँ सामने नदी के उस पार उस गरीब की झोपड़ी, जहाँ पर इतना गरीब लड़का रहता है। इसे तो देखकर ही मुझे घिन आ रही है, पर क्या कर सकते हैं,
लगता है मेरी शादी होने के बाद रोज इस जैसे गरीब की शक्ल देखनी पड़ेगी। अरे छोड़ ना बेटी, उससे तेरा क्या लेना देना, वो तो नदी के उस पार रहता है, उसे देखकर अपना मन खराब मत कर। अब चलते हैं घर। तभी उस गरीब लड़की को देखकर कंगना के मन में एक विचार आता है। माँ, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना मेरे साथ साथ शीतल की भी शादी एक साथ करा दिया जाए। इससे हमारा पैसा भी बच जाएगा और उस लड़की के लिए अलग से खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। विचार तो अच्छा है बेटी, लेकिन इतनी जल्दी उस लड़की के लिए लड़का मिलेगा कहाँ से? मिलेगा नहीं माँ, मिल चुका है, वो देखिए सामने। कौन? ये गरीब फटीचर लड़का जिसकी हालत पहले से ही इतनी खराब है, इसकी बात कर रही है? हाँ माँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। जरा सोचिए तो, हम कितने सालों से उस लड़की को अपने घर में पाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि और हमें उस जैसे को पालने की जरूरत भी है। वो तो वैसे भी किसी काम की नहीं है, क्यों ना इससे ही शादी करा के उसे हमारे घर से विदा कर दिया जाए। विचार तो बहुत ही बढ़िया है, क्या कहते हैं जी आप? क्या इस लड़के से शीतल की शादी करा दें? अरे तुम उसकी अपनी बुआ हो, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जी ठीक है, तो मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। अगर वो शादी के लिए हाँ कर देता है तो दोनों की शादी एक ही दिन करा देंगे। जिसके बाद रेखा उस लड़के के पास जाती है। अरे ओ लड़के, यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है तू? जी करने को तो कुछ नहीं, तो बस मैं ऐसे यहाँ पर बैठकर ये पत्थर से मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे मुझे खालीपन महसूस नहीं होता और इसे करने में मुझे बेहद मजा आता है। हाँ, तुझे तो देख कर ही लग रहा है कि तू अकेला है। तुझे खालीपन बहुत ही महसूस होती होगी, इसलिए तू ये सब कर रहा है। लेकिन अब से तुझे खालीपन महसूस नहीं होगा कभी। अरे आप कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। क्या तुझे शादी करनी है? मेरे घर में एक नौकरानी है, वो भी कुंवारी है, तेरे जैसे ही अकेली है। अगर तू चाहे तो मैं उससे तेरी शादी करा सकती हूँ। इससे तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा और तेरा भी खुद का एक परिवार होगा जिसके साथ तू समय व्यतीत कर सकता है। क्या सच कह रही है? अगर उस लड़की को कोई दिक्कत ना हो तो मुझे भी शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तो ठीक है, मैं तुझे कल मिलती हूँ, फिर हम लोग शादी का दिन तय कर लेंगे। इसके बाद वे सभी घर चले जाते हैं और रेखा शीतल से उसकी शादी की बात करती है। तो बता, तुझे मेरे इस फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बुआ, आप तो मेरी अपनी बुआ हैं। आपने मुझे बचपन से ही पाला है। आपके फैसले को भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? अगर आपने मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा है तो वो अच्छा ही होगा। मैं खुशी खुशी उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ जिसके साथ आप कहेंगी। इसके बाद अगली सुबह होते ही रेखा शीतल को लेकर उस गरीब लड़के के पास जाती है और रिश्ते की सारी बात कर लेती है। जिसके बाद उन दोनों बहनों की शादी एक ही दिन करा दी जाती है। कंगना की शादी बड़े और आलीशान से घर में उस अमीर लड़के के साथ और शीतल की शादी उस झोपड़ी में रहने वाले गरीब लड़के के साथ। माफ करना, ये घर शायद बहुत ही छोटा है, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। आप ऐसा मत कहिए जी, ये घर भले ही छोटा है पर दो लोगों के रहने के हिसाब से ये घर पर्याप्त है। हाँ, पर तुम जहाँ काम करती थी वो घर तो शायद बहुत ही बड़ा होगा। तुम वहाँ से आई हो इसलिए मैंने कहीं तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, काम करती थी? ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं इससे पहले
कहीं भी काम नहीं करती थी। मैंने आज तक अपने घर के अलावा और कहीं भी काम नहीं किया है। आपको ये बात किसने कहा? मुझे तो उस औरत ने कहा जिस औरत ने तुम्हारी और मेरी शादी कराई, जो यहाँ रिश्ता लेकर आई थी। उसी ने कहा था कि वो अपनी नौकरानी की शादी मुझसे कराना चाहती है। अगर तुम उनके यहाँ काम नहीं करती थी तो वो ऐसा क्यों कह रही थी? शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कहने को तो वो मेरी अपनी बुआ है। बचपन में जब मेरे माता पिता गुजर गए थे तो उन्होंने मुझे पाला था, लेकिन आज तक कभी मुझे उनका प्यार नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ नफरत, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि वो भला किसी नौकरानी के लिए रिश्ता लेकर क्यों आएगी। मुझे सुनकर बेहद दुख हुआ कि तुम्हें बचपन से ही अपने का प्यार नहीं मिला है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हें किसी भी प्रकार का ऐसा महसूस होने नहीं दूंगा कि तुम अकेली हो। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं रहता हूँ। अब तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए मुझे अब और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं थोड़े पैसे कमा सकूं और तुम्हारी हर छोटी जरूरत की पूर्ति कर सकूं। हाँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? असल में मैं एक लकड़हारा हूँ और जंगल से लकड़ियाँ लाकर उन्हें बेचता हूँ, और उनसे जितने भी पैसे मिलते हैं उसी से ये घर चलता है। मैं रोज काम नहीं करता हूँ, पर अब से रोज करूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ। उसके बाद केशव वहाँ से काम करने के लिए चला जाता है और वो अब से रोज ही काम करना शुरू कर देता है। उनका दिन रोज ऐसे ही चलता रहता है। केशव रोज लकड़ियां काटने जाता और शीतल यहाँ घर के काम करती, और केशव जितने पैसे होते उनसे ही अपना गुजारा करता। और वहीं दूसरी तरफ कंगना उस बड़े और आलीशान घर में ऐश और आराम की जिंदगी जी रही होती है। ना कोई काम करना होता है और ना ही किसी बात की चिंता होती है। वाह, सच में मेरे तो नसीब ही खुल गए। लगा नहीं था कि इतने अमीर घर में मेरी शादी होगी। और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेचारी बहन शीतल, उसकी हालत तो अभी बहुत ही खराब हो चुकी होगी। हमारे घर में तो फिर भी वो अच्छे से रहती थी। अभी पता नहीं उस गरीब और फटीचर से लड़के के साथ वो कैसे अपना जीवन जी रही होगी। मुझे लगता है मुझे एक बार उसके घर जाकर देखना चाहिए। आखिर मैं भी तो देखूं कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। इसी बहाने मुझे उसे चिढ़ाने का एक मौका भी मिल जाएगा। उसके बाद कंगना घर से निकलकर शीतल के यहाँ नदी के उस पार चली जाती है। शीतल की हालत देखने के बाद अरे आप यहाँ? जहाँ तक मुझे पता है कि आप जरूर शीतल की बुआ की बेटी होंगी। तुमने बिल्कुल सही समझा। वैसे शीतल कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो तो अंदर खाना बना रही है। अरे कंगना, तुम और यहाँ? आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस झोपड़ी में बने गंदे खाने खाऊंगी? हाँ, ये भी नीचे बैठकर। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी हालत देखने आई थी और कुछ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो कंगना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और तुम्हारी हालत तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में बहुत ही खराब है। वो सब छोड़ो, ये देखो, मेरे पति ने मेरी शादी के दूसरे ही दिन मुझे एक बेशकीमती हार तोहफे में दिया। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पति ने शादी के इतने दिनों एक भी तोहफा दिया? नहीं, पर मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि ये चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उसकी हालत तो देखो, ये खुद ही कैसे भी करके अपना गुजारा करता है। ये तुम्हें क्या देगा? देखो कंगना, तुम मुझे जो कहना चाहती हो कह सकती हो, पर तुम मेरे पति की बुराई मेरे सामने नहीं कर सकती हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शादी हुई नहीं कि महारानी के तेवर तो देखो। शादी से पहले औकात में रहती थी, शादी क्या हो गई, अपनी औकात ही भूल गई। खैर मुझे क्या, मुझे जो देखना था मैं देख चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। कंगना वहाँ से चली जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा जी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। अरे कोई बात नहीं,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए काफी देर हो रही है। उसके बाद केशव काम के लिए जंगल चला जाता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है और मन ही मन सोचने लगता है। कुछ भी कहो, शीतल की बहन तो सही कह रही थी। शादी के इतने दिन हो गए, लेकिन मैं अभी तक शीतल को कोई भी तोहफा नहीं दे पाया। मुझे उसे कोई ना कोई तोहफा तो देना ही चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या दूं। हाँ, ये सही रहेगा। मैं उसे अपने हाथों से बने हुए मूर्ति भेंट स्वरूप कर दूंगा। उसे देखकर वो खुश हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, यही करता हूँ। उसके बाद केशव लकड़ियां काटना छोड़कर छेनी लेकर पत्थर से अपनी पत्नी शीतल की हूबहू मूर्ति बनाने लग जाता है और पूरा 2 दिन बीत जाने के बाद वह मूर्ति बनकर तैयार भी हो जाती है। ये क्या जी, मैं देख रही हूँ 2 दिनों से कि आप जंगल तो जाते हैं लेकिन लकड़ियां काट कर नहीं लाते हैं, तो फिर आप आखिर जंगल किस लिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपकी बिक्री कम हो चुकी है, अब आपको काम मिल ही नहीं रहा है, तो आप सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए जंगल जा रहे हैं ताकि मुझे चिंता ना हो? अरे नहीं नहीं शीतल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जंगल इसलिए जाता था ताकि मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा तोहफा बना सकूं। और देखो, 2 दिन की मेहनत के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोहफा बना लिया है। हाँ एक तोहफा? हाँ, मैं अभी वो तोहफा तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। इसके बाद केशव बाहर जाता है और बाहर जाकर पत्थर की बनाई हुई मूर्ति शीतल के पास लेकर आता है, जिसे देखकर शीतल हैरान हो जाती है और उस मूर्ति को देखते ही रहती है। अरे वाह, ये मूर्ति तो कितनी सुंदर है और ये तो बिल्कुल मेरी जैसी हूबहू दिख रही है। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर मूर्ति आज तक कभी नहीं देखी। क्या सच में ये मूर्ति आपने ही बनाई है? मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरी बनाई हुई मूर्ति इतनी पसंद आई। ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे ये मूर्ति बनाना सिखाया था और मुझे आज तक ये बनाना आता है, क्योंकि मैं अक्सर अपने खाली समय में मूर्तियां बनाते ही रहता था, जिससे मूर्ति बनाने की क्षमता मेरी और भी बेहतर हो चुकी है और अब मैं पहले से और भी अच्छी और सुंदर मूर्तियां बनाने लग गया हूँ। हाँ। केशव की ये बातें सुनने के बाद शीतल के दिमाग में एक युक्ति आती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे कलाकार हैं और मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर होने के बाद भी आप ये लकड़ियां काटने का काम क्यों करते हैं? तो भला मैं और क्या करूं? मुझे लकड़ियां काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता और ये मूर्तियां बनाकर भला कौन ही पैसे कमाता है? आपकी ऐसी सोच के कारण आपके अंदर इतना अच्छा हुनर होने के बाद भी आप अब तक इतने गरीब हैं और इतने कम पैसे कमाते हैं। आपको शायद पता नहीं है, पर ये काम करके लोग कितने सारे पैसे कमाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार बाजार जाएंगे, वहाँ पर एक से एक कलाकार रहते हैं जो अपनी कला से कितने सारे पैसे कमाते हैं। कोई चित्र बनाता है, तो कोई मूर्ति, तो कोई खिलौने, तो कोई कुछ। और आपका हुनर देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस हुनर से आप बेहद अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता। जिसे मैं अब तक समय व्यतीत करने का एक जरिया समझ रहा था, इतने दिनों से मूर्तियां बनाता था, उससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। जी, आप कमा सकते हैं। आप केवल मेरी बात मानकर अब एक बार प्रयास कीजिए। आप 2 दिन मूर्तियां बनाकर बाजार में जाइए बेचने के लिए और सबसे कहें कि आप उनकी ही तरह हूबहू मूर्तियां बना सकते हैं और फिर देखिए आप कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ। शीतल के सलाह पर केशव 3 से 4 दिन लगातार मूर्तियां बनाने लग जाता है, जिसके बाद वो उन मूर्तियों को लेकर बाजार चला जाता है। बाजार जाते ही कुछ लोग केशव के बने मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं
और उन मूर्तियों को देखकर वे सभी आकर्षित होते हैं और केशव के पास आते हैं। अरे वाह वाह, इतनी सुंदर मूर्तियाँ! ये सभी मूर्तियाँ क्या तुमने बनाई हैं? जी महाशय, ये सारी की सारी मूर्तियाँ मैंने ही बनाई हैं और मैं आपकी भी हूबहू मूर्ति बना सकता हूँ। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कोई पत्थर से भी किसी इंसान की हूबहू मूर्ति बना सकता है। पर अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे भी तुम कितना लेते हो एक मूर्ति का? मैंने ये आज ही शुरू किया है, इसलिए मुझे इस चीज का कोई अंदाजा नहीं कि एक मूर्ति की कितनी कीमत हो सकती है। इसलिए आप जो देंगे वो मैं खुशी खुशी रख लूंगा। हाँ, अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी हूबहू मूर्ति बनाओ। अगर वो मूर्ति मुझे पसंद आती है तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम उससे संतुष्ट अवश्य होगे। बताओ, तुम कब तक मुझे मूर्ति दे दोगे? जी, मुझे 2 दिन लग जाएंगे आपकी मूर्ति बनाने में। अच्छा ठीक है, मैं 3 दिन के बाद आता हूँ। उम्मीद है कि तब तक तुम मूर्ति बना चुके होगे। हाँ। उसके बाद केशव अपने घर चला जाता है और ये बात जाकर शीतल को भी बताता है और फिर वो उस आदमी का हूबहू मूर्ति बनाने लग जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह मूर्ति बनाकर तैयार कर जाता है और तीसरे ही दिन वो आदमी फिर से उसी जगह आता है जहाँ पर वो बैठता है। और कैसे भाई? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 3 दिन बाद आऊंगा, देखो मैं आ चुका हूँ। अब बताओ, क्या तुमने मेरी मूर्ति बनाई है और लेकर आए हो? हाँ 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 महाशय, आपकी मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये है वो मूर्ति। वह आदमी केशव की बनाई हुई मूर्ति को देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। उसकी आंखें उस मूर्ति से हट ही नहीं रही थी। उसे वह मूर्ति बेहद ही पसंद आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, जैसा सोचा था उससे भी उत्तम मूर्ति बनाई है। इससे पहले एक पत्थर की मूर्ति इतनी सुंदर और एकदम हूबहू आज तक कभी भी किसी को बनाते हुए नहीं देखा। आज मैं तुम्हारी इस कला से बेहद प्रसन्न हूँ और ये रहा तुम्हारा धन। अरे ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतने सारे धन एक मूर्ति के कैसे ले सकता हूँ? नहीं, आपको नहीं लगता कि आपने मुझे कुछ ज्यादा ही धन दे दिया है? अरे नहीं नहीं मित्र, तुम अब भी अनजान हो। तुम्हें पता नहीं कि एक कलाकार की कितनी ज्यादा कीमत होती है। उसके कला की सभी प्रशंसा भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत चीज बनाते हैं। और तुमने आज बेहद सुंदर मूर्ति बनाई है मेरी, और इसलिए ये तो इस मूर्ति के सामने कुछ भी नहीं। तुम रख लो। हाँ, और दूसरों से भी ज्यादा धन लेना। कभी भी कम पैसे में काम मत करना, नहीं तो तुम्हारी कला की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तुम बस एक मामूली मूर्तिकार बन के रह जाओगे और तुम्हारे चक्कर में दूसरे कलाकारों को भी काफी दिक्कत आ सकती है। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी कला का ज्यादा कीमत लूंगा। और आपके इस सुझाव के लिए धन्यवाद महाशय। इसके बाद वो आदमी चला जाता है और केशव भी वो धन देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि वो अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर जाएगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए एक कीमती और सुंदर साड़ी लेकर घर जाता है। ये क्या, आप इतनी जल्दी आ गए? मूर्ति बिक तो गई ना? अरे हाँ हाँ शीतल, बिक भी गई और उसके बहुत सारे धन भी मिले हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि इससे मैं इतना सारा धन भी कमा सकता हूँ। उस आदमी ने हद से ज्यादा धन केवल एक मूर्ति के लिए दिए। और देखो, उस धन से मैं तुम्हारे लिए कीमती रेशम की बनी हुई साड़ी लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये साड़ी बेहद पसंद आएगी। अरे वाह, ये साड़ी तो सच में बहुत ही सुंदर है। आप ये सच में मेरे लिए लाए हैं? मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई और उससे भी ज्यादा ये जानकर खुशी हुई कि आपकी मूर्तियाँ बिक रही हैं। अब आप भी जल्द ही अमीर हो सकते हैं। आपको अब इस झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा शीतल, और इन सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। हाँ। इसके बाद केशव अपने इस काम को जारी रखता है और
और सबके लिए मूर्तियाँ बनाने लग जाता है। वह दिन ब दिन बहुत सारे धन कमाने लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये पत्थर की बनी मूर्तियाँ बेचकर। और वो कुछ दिन बाद खुद का एक बड़ा सा घर खरीद लेता है, जिसके बाद ये खबर नौकरानी के जरिए शीतल की बहन कंगना तक पहुंचती है, जिसे सुनकर कंगना आश्चर्य हो जाती है और उसे बेहद ही गुस्सा आता है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि वो लड़का कितना फटीचर और गरीब है? भला उस जैसा गरीब कैसे इतने सारे पैसे कमा सकता है? मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मालकिन। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद चलकर देख सकती हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद कंगना और वो नौकरानी दोनों शीतल के यहाँ जाते हैं देखने के लिए। और जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि सच में केशव और शीतल दोनों ने ही एक बड़ा सा घर खरीद लिया है। हाँ, अब ये नहीं हो सकता है। मुझे तो अपनी आंखों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। भला इस जैसी लड़की उस गरीब फटीचर लड़के के साथ रहकर इतने अच्छे घर में कैसे रह सकती है? कंगना ये सब देखकर गुस्सा हो ही रही थी कि तभी वहाँ दो सैनिक आ जाते हैं और कंगना देखती है कि दोनों सैनिक शीतल से बात कर रहे होते हैं, जिसे कंगना ध्यान से सुनती है। अरे, क्या यही केशव का घर है जो हूबहू मूर्तियां बनाता है लोगों का? जी यही है। क्या हुआ, मेरे पति से कोई भूल हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उनसे कोई भूल नहीं हुई है। वो तो महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें भी मूर्ति बनवानी है, इसलिए उन्हें लेने आए हैं हम। क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? जी। जिसके बाद शीतल केशव को बुलाकर लाती है और केशव सैनिकों के साथ राजमहल महाराज के पास जाता है। प्रणाम महाराज। क्या तुम वही मशहूर मूर्तिकार हो जो आजकल पूरे राज्य में जिसकी मूर्तियों के चर्चे हर जगह फैले हुए हैं? जी महाराज, मैं वही हूँ। मेरा नाम केशव है और मैं सभी की हूबहू मूर्ति बना सकता हूँ महाराज। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें मेरे लिए एक मूर्ति बनानी होगी, मेरी प्यारी पुत्री की। उसका जन्मदिन नजदीक है। आज से ठीक एक हफ्ता बाद उसका जन्मदिन है। क्या तुम तब तक उसके लिए एक सुंदर सी मूर्ति बना सकते हो? अवश्य महाराज। तो ठीक है, तो तुम आज से ठीक एक सप्ताह बाद मेरी पुत्री की मूर्ति बनाकर यहाँ लेकर आओगे। अगर वो मूर्ति मेरी पुत्री को पसंद आती है तो तुम बहुत ही धनवान होने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुमने कभी अपनी जीवन में देखे नहीं होंगे। समझ गए ना? अब तुम जा सकते हो। और हाँ मंत्री जी, तुम्हें राजकुमारी की तस्वीर दे देंगे, तुम उसे देखकर मूर्ति बना सकते हो। जी महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ महाराज। जिसके बाद केशव अपने घर चला जाता है और ये सारी बात शीतल को बताता है। और ये सारी बातें कंगना घर के बाहर से सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे ये कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि ये लड़की मुझसे भी धनवान हो सकती है और ये गरीब और फटीचर सा दिखने वाला लड़का इतना अमीर बन सकता है। इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद केशव राजकुमारी की मूर्तियां बहुत ही ध्यान से और सुंदर तरीके से बनाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कंगना इस सोच में पड़ जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि केशव को धनवान बनने से रोका जा सके। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मुझसे भी ज्यादा धनवान बन जाएगा और ये मैं कभी भी होने नहीं दे सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना आप केशव की बनाई हुई मूर्ति को जिस दिन महाराज के दरबार में ले जानी है, उसी दिन सुबह ही उन लोगों के उठने से पहले वो मूर्ति अगर आप तोड़ दें तो वो कभी भी समय पर महाराज को मूर्ति दे ही नहीं सकते हैं, जिससे गुस्सा होकर महाराज उन्हें धन देने के स्थान पर कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
और आपका काम आराम से हो जाएगा। वाह, क्या सुझाव दिया है नौकरानी तुमने। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया है। इसी बात पर मैं भी तुम्हें खुश होकर अपनी एक मूल्यवान हार देती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी? अब आएगा असली मजा, जब वो मूर्ति मैं तोड़ दूंगी और केशव वो मूर्ति महाराज को कभी दे ही नहीं पाएगा, जिससे महाराज गुस्सा होकर उसे ऐसी सजा देंगे कि वो अगले जन्म तक मूर्ति बनाना तो दूर, मूर्ति बनाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। नौकरानी के ऐसे सुझाव देने से कंगना वैसे ही करती है जैसे उसकी नौकरानी ने कहा। एक सप्ताह बाद जिस दिन महाराज को वह मूर्ति देनी है, उस दिन सुबह सुबह ही उन दोनों के उठने से पहले ही वह उनके घर जाकर उस मूर्ति को जानबूझकर गिरा देती है, जिससे वह मूर्ति टूट जाती है और वो वहां से निकल जाती है। और वह दोनों उठ जाते हैं और उठकर जल्दी से देखते हैं कि वह मूर्ति टूट चुकी है, जिसे देखकर वह दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया जी? ये मूर्ति कैसे टूट गई? अब क्या होगा? अब तो महाराज आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आज उनकी पुत्री का जन्मदिन है और अगर आज आपने ये मूर्ति उन्हें नहीं दी तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब हम क्या करेंगे जी? मुझे नहीं पता शीतल, अब हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? इसके बाद वो बेहद परेशान हो गए और फिर राजमहल जाने का समय हो जाता है, जिसके बाद केशव अपने घर से निकलने लगता है और तभी कंगना वहां से गुजर रही होती है और जानबूझकर उन दोनों को कहती है। मैंने सुना है कि राजमहल से तुम्हें मूर्ति बनाने का काम मिला है। क्या हुआ? आज तो मूर्ति महाराज को देनी है ना, तो तुम लोग बाहर ऐसे खाली हाथ क्यों खड़े हो? मूर्ति कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं मूर्ति को कुछ हो तो नहीं गया ना? तुम्हें कैसे पता कि मूर्ति को कुछ हो गया है? मुझे कहाँ कुछ पता है, मैं तो बस ऐसे ही अनुमान लगा रही थी। देखो कंगना, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। ये सब जरूर तुमने ही किया है। मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बोल रही हो, पर अगर मैंने किया भी होता तो क्या कर लोगी? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि मैंने ही तुम्हारी मूर्ति को तोड़ा है? तुमने ये ठीक नहीं किया कंगना, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब छोड़ो शीतल, जो होगा सो होगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मूर्ति किसने तोड़ी है, क्योंकि अब ये मूर्ति फिर से नहीं जुड़ सकती। इसलिए इस बात को हम यहीं तक रख देते हैं। कुछ सीखो शीतल अपने पति से। तुम्हारा पति समझदार है तो ठीक है, तुम दोनों अब अपना अपना देख लो, मैं तो चलती हूँ। अब हम क्या करेंगे जी? और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया? क्योंकि मेरे पास एक और विकल्प है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज इससे अवश्य खुश होंगे और मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तो केशव, जैसा कि मैंने कहा था, क्या तुमने मूर्ति बना लिया? अगर हाँ तो वो मूर्ति दिखाओ। दिखा क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, लेकिन मैंने आपकी पुत्री के लिए मूर्ति बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश वो मूर्ति गिरकर टूट गई और इसलिए मैं वो मूर्ति नहीं ले आ पाया महाराज। क्या कहा? गिरकर टूट गई? तुम्हें पता भी है केशव कि तुम क्या बोल रहे हो? इसके लिए तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, ये तुम जानते हो ना? जी महाराज, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक और सुझाव है। क्यों ना मैं आप सभी के सामने, यहाँ तक कि राजकुमारी के सामने राजकुमारी की हूबहू मूर्ति बनाऊं। इससे अच्छा तोहफा मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी के लिए और कुछ हो सकती है कि उनके सामने ही उनकी हूबहू मूर्ति बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। लेकिन क्या तुम इतनी जल्दी राजकुमारी की मूर्ति बना सकते हो? क्योंकि राजकुमारी 2 दिन तक ऐसे बैठ तो नहीं सकती। राजकुमारी ही क्या, कोई भी नहीं कर सकता ये। जी महाराज,
क्योंकि मैं पत्थर के स्थान पर मिट्टी से राजकुमारी की मूर्ति बनाऊंगा, जिससे मैं कुछ ही देर में उनकी मूर्ति हूबहू बना लूंगा महाराज। अगर ऐसा है तो ठीक है, अब कोई और विकल्प भी तो नहीं है। और याद रखना, अगर हमारी पुत्री को पसंद नहीं आया तो दंड के लिए तैयार रहना, समझ गए? जी महाराज, मैं समझ गया। जिसके बाद राजकुमारी को भी बुलाया जाता है और उनके सामने केशव मिट्टी से मूर्ति बनाने लग जाता है। राजकुमारी भी बेसब्री से मूर्ति बनने का इंतजार कर रही होती है और मूर्ति बनने के बाद ये लीजिए राजकुमारी, मूर्ति बनके तैयार है। वाह, इतनी सुंदर मूर्ति। और पिताजी, ये मूर्ति तो हूबहू मेरी ही तरह है। मुझे आज से पहले कभी भी इतना अच्छा और सुंदर तोहफा कभी नहीं मिला। आज मैं बहुत ही खुश हूँ पिताजी। मैं इस मूर्ति को हमेशा संभाल के रखूंगी। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये इतना अच्छा लगा मेरी पुत्री। तो ठीक है, क्योंकि ये मेरी पुत्री को बेहद पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और बदले में तुम्हें धन से भरी पोटली इनाम स्वरूप देता हूँ। जिसके बाद महाराज खुश होकर केशव को धन से भरी पोटली देते हैं और उसे माफ कर दिया जाता है और वो पूरे राज्य में मशहूर हो जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते बहुत ही कम समय में ही वो राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और शीतल के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगता है। और कंगना को भी अपनी हार अंत में माननी ही पड़ती है और समय के साथ साथ शीतल के प्रति कंगना के दिल में जो ईर्ष्या और नफरत होती है वो भी समाप्त हो जाती है और अब सब ठीक हो जाता है। धोखेबाज पत्नी। चमनपुर नामक गांव में एक महेंद्र नाम का किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन अरविंद खेतों से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसको कुछ लोग दिखाई दिए। अरविंद जैसे ही भीड़ के पास आया तो उसने देखा गांव की एक लड़की जिसका नाम सीमा था, वो जमीन पे बैठी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। अरविंद ने अपने पास खड़ी एक बुढ़ी औरत से कहा, अरे काकी, ये सीमा क्यों रो रही है और इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ? अरे बेटा, क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो, सीमा अपनी बुआ और फूफा के साथ रहती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज सीमा का विवाह था, पर सीमा की बुआ का कहना है कि उसने गांव के सुनील के बेटे श्याम के साथ उसको बात करते हुए देखा है और ये बात उसकी बुआ ने सब जगह फैला दी। अब जो लड़का सीमा से विवाह करने आया था वो इसको छोड़कर चला गया, ये बोल के कि उसका तो सुनील के बेटे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पर ये कैसे हो सकता है? अगर इसका प्रेम सुनील के बेटे से था तो भी सीमा की बुआ को ये बात बताने की क्या जरूरत थी लड़के वालों को? हाँ, अरे बेटा, अब क्या बताऊं, आजकल लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। ऊपर वाला जाने क्या सच है और क्या झूठ, पर अब इसकी बुआ इसको घर में नहीं घुसने दे रही। बेचारी अनाथ है, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? क्या अब ये इस गांव से बाहर जाएगी? इसके कारनामे ऐसे ही है। हाँ, जब विवाह होने वाला था तो क्या जरूरत थी किसी से प्रेम करने की? खुद तो कलंकित हुई, अपनी बुआ और फूफा को भी साथ में कर दिया। अरे वो लोग तो घर से बाहर मुंह तक नहीं निकाल रहे बेचारे शर्म से। बाहर निकालो इसे। ऐसा नहीं है काका, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी बुआ की चाल है ताकि वो इस घर और जमीन पे कब्जा कर सके जो पिताजी ने मेरे लिए छोड़ी है। सीमा बोलती रही पर गांव वालों के दिल में आग भड़क चुकी थी। अरविंद मन ही मन सोचने लगा, मुझे कहीं ना कहीं इस लड़की की आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। मुझे इसका साथ देना ही होगा। हाँ, रुक जाओ, इसको गांव से बाहर मत निकालो। हमें सच का पता लगाना होगा। क्या पता इसकी बुआ झूठी हो। अरे तुम क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? इसको गांव में कोई अपने घर तो रखेगा नहीं। गांव से ना निकले तो क्या करे इसका? मैं रखूंगा इसको घर में। जब तक सच का पता नहीं लग जाता तब तक ये मेरे घर रहेगी। सुनो भाइयों, जिसकी पत्नी मर गई हो वो जवान लड़की को अपने घर में कैसे रखेगा? अरविंद ठीक कह रहा है। काकी, तुझे इतना ही तरस आ रहा है सीमा पे
तो पूछना अरविंद से, क्या वो इस कलंकित लड़की से विवाह करेगा ताकि इस कलंकित लड़की को कोई घर मिल सके? हाँ बता। अरे ये आप क्या कह रहे हो? सीमा मुझसे बहुत छोटी है। मेरे 2 बच्चे भी हैं यार। चलो तो तय हो गया, कोई नहीं रखने वाला इसको। अपने घर के बाहर निकालो और इसको गांव से बाहर निकालो। हाँ। अरविंद जी, मैं कहाँ जाऊंगी इस गांव से बाहर? मैंने तो रास्ते भी नहीं देखा। आप ही मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। मैं आपके घर में कोने में पड़ी रहूंगी। मेरे सर पे छत तो होगी। अरविंद को उस पे बहुत तरस आया। वो उसको घर ले आया और उससे विवाह कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सीमा अब बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन अरविंद खेतों से लौट रहा था। अरे बेटा अरविंद, तेरी नई पत्नी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। कल रात को मैंने उसको जंगल के उसी रास्ते से जाते देखा था जहां उस दिन वो उससे मिली थी, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था। ये आप क्या कह रही हो काकी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ने मुझे वादा किया है, अब वो श्याम से कभी नहीं मिलेगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ। देखो बेटा, खेती बाड़ी सारी जिंदगी करेगा, पर उससे पहले अपनी पत्नी पे ध्यान रख। तेरे 2 छोटे बच्चे हैं और सौतेली माँ कौन किसकी होती है? अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कैसे संभालोगे अपने बच्चे को? एक बार तो वो बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से तेरा दूसरा विवाह हुआ है। अब ये सीमा फिर से भाग गई ना, तो फिर तुझे कोई अपनी बेटी नहीं देगा। याद रख, तेरी और सीमा की उम्र में पूरे 15 साल का फर्क है। और भला जिसके पहले से ही 2 बच्चे हो, उसके साथ कौन कुंवारी लड़की रह सकती है? और वो भी ऐसी लड़की जिसके प्रेम के बारे में सारा गांव जानता हो। काकी ठीक कह रही है। काकी, जिसकी उम्र मुझसे इतनी कम हो वो भला क्यों मेरे घर में रहना चाहेगी? जिस दिन हमारा विवाह हुआ उस दिन उसके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। अब तो उसके पास मेरी कमाई की सब चीज है। हो सकता है काकी ठीक कह रही हो, इन्होंने उसको देखा हो श्याम के साथ। नहीं तो आज से पहले तो कल्याणी काकी ने भी कुछ नहीं बोला, हमेशा सीमा की तारीफ करती ही रहती थी। हाँ। अरविंद को भी जैसे अब इन सब बातों पे यकीन होने लगा था। वो अपने घर आ गया और आकर चुपचाप बैठ गया। उसको देखते ही सीमा ने कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, मैं बस अभी उनको बुला कर लाती हूँ। कुछ ही देर में सीमा बच्चों को लेके घर में आ गई। अरविंद मन ही मन सोचने लगा, मेरे सामने सीमा ऐसा दिखावा करती है जैसे बच्चों से बहुत प्यार करती है, और मेरे पीठ पीछे किसी से चुप चुप के मिल रही है। काश जो काकी ने कहा वो सब झूठ हो। मेरी पत्नी को मेरे मरे हुए 2 साल हो गए। मेरे बच्चे बिन माँ के 2 साल से तड़प रहे थे। जब से सीमा घर आई है तब से बच्चे को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा सीमा के साथ। और वो भी मुझे दिखाने के लिए बच्चों से कितना प्यार करती है। हाँ। अरे मुझे बहुत काम था आज, खेती में नींद आ रही है। तुम बच्चों को सुला देना, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ। सीमा ने देखा अरविंद और बच्चे सो गए हैं तो वो चुपके से उठी और घर से बाहर निकल गई। ठीक कह रही थी काकी, मेरी पत्नी धोखेबाज है। पर अगर उसको अभी भी अपने पुराने प्रेमी से इतना प्रेम है तो उसके पास क्यों नहीं चली जाए? मुझे और मेरे बच्चों को धोखे में क्यों रख रही है? अरविंद की आंखों में आंसू थे। सीमा जितने और दिन मेरे घर में रहेगी, मेरे बच्चों का और ज्यादा प्रेम उससे बढ़ जाएगा। अब समय आ गया है सीमा को अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी से आजाद करने का। मैं अगर उससे ये बात करूंगा तो वो मुझे झुठला देगी। आज मुझे सीमा को रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ। अरविंद भी उठकर सीमा के पीछे पीछे चल दिया।
कुछ दूर जाकर सीमा एक अंधेरे रास्ते की ओर चल दी। इतनी रात में इस अंधेरे रास्ते पे क्या इसको डर नहीं लग रहा? क्या प्रेमी ने इसकी आंखों में पट्टी बांध दी है? अगर इसको कुछ हो गया तो इसके घर वालों ने तो इसको पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है। गांव वाला कोई इससे बात तक करने की कोशिश नहीं करता। आज के बाद मैं भी इसको त्याग दूंगा, फिर कौन होगा इसका अपना? हाँ। अरविंद की आंखों में उसके लिए फिक्र महसूस हो रही थी, ये जानते हुए भी कि वो उसको धोखा दे रही है। चलते चलते अचानक सीमा एक पेड़ के पीछे चली गई। अरविंद ने देखा पेड़ के पीछे किसी का साया नजर आ रहा है। उस साये में सीमा को एक तवीज दिया, जिसको लेके सीमा ने कहा, आज गोलू का ये तीसरा और आखिरी तावीज है। आज के बाद से गोलू। अभी वो इतना ही बोली थी कि तभी अरविंद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या करने वाली हो तुम इस तावीज से मेरे बच्चों को? बोलो, क्या करने वाली हो? आप यहाँ? तुमको क्या लगा मैं तुमको पकड़ नहीं पाऊंगा? 1 साल से तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो और मैं तुम्हें और झोंकने नहीं दूंगा। हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। अरविंद चारों तरफ देखकर बोला। साधु महाराज, आप यहाँ? महाराज, आप तो यही थे ना? आपने जरूर शाम को यहाँ देखा होगा। आप मुझे बताए न, शाम किधर है? आप पूरे गांव वालों की मदद करते हो ना? आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बताए मेरी पत्नी और श्याम के बीच क्या बात हुई है? अरविंद, तुम अपनी पत्नी पे संदेह कर रहे हो। सच्चाई तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारा बेटा गोलू गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और तुम्हारी पत्नी पिछले 6 महीनों से हर रात यहाँ आती है। पूरी रात इसी पेड़ के पास बैठकर पूजा करती है और उसके बाद उसको जो तावीज देता हूँ वो तावीज गोलू के कलाई में बांध देती है। तुम्हारा बेटा आज सुरक्षित है तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से। बहुत शर्म की बात है, जिसने अपना पत्नी धर्म इतनी ईमानदारी से निभाया हो, उसको बदले में तुम जैसा पति मिला। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा बच्चा इतना बीमार था और मुझे पता तक नहीं लगा। उल्टा अपनी पत्नी पे इतना शक करने लगा। मैं जानता था गांव वाले नहीं चाहते थे सीमा गांव में रहे, उसके बाद भी मैंने सीमा पे शक किया। ये मैंने बहुत गलत किया। आपने सोच भी कैसे लिया? जिस इंसान ने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी, अपना नाम दिया, नई पहचान दी, उसको धोखा देने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? मुझे माफ कर दो सीमा। ये दुनिया यकीनन बहुत ही अजीब चीज है। जब ठान लेती है ना किसी का घर बर्बाद करना है तो करके ही छोड़ती है, चाहे कितना भी मजबूत घर क्यों ना हो। तुम आज मुझे पहली और आखिरी बार माफ कर दो। मैं आइंदा तुम पे कभी शक नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आप ऐसा ना बोलिए, अभी घर चलते हैं, बच्चे अकेले हैं। दोनों घर आ गए और उसके बाद उन्होंने गोलू को तावीज बांधा। अरविंद आज मन से बहुत खुश था। आज उसका परिवार फिर से एक हो गया था। जो उसने 3 साल पहले अपनी पत्नी खोई थी, आज उसका दूसरा रूप उसको सीमा के अंदर मिल गया था। अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी।